प्रवासी मजदूरों को लाने में केंद्र सरकार करे मदद। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान। 20 लाख नए रोजगार की दिशा में सरकार कर रही है काम। राज्य में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई धीमी। 2 दिन में कुल 4 मामले आए सामने। आंकड़ा 107। सीएम ने कहा सभी के समर्थन से राज्य होगा कोरोना मुक्त। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर जिला पुलिस गंभीर। गिरिडीह में बेवजह घर से निकलने वाले को पुलिस ने कराया उठक बैठक। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच अपराधी बेखौफ। ओरीडीह में युवक की गोली मारकर हत्या। बुधवार को गैंगवार में 5 लोगों को लगी थी गोली। सरायकेला खरसावां के बंतानगर खरकई नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। नहाने के दौरान कई गए थे दोनों युवकों की जान। अभिनेता ऋषि कपूर की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। ट्विटर पर लिखा 2 दिनों में 2 अद्भुत कलाकारों को खोना दुखद। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने बाहर फंसे लोगों को लाने की इजाजत दे दी है। लिहाजा बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के परिवार वाले सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए भारत सरकार मदद करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसे की भुगतान कर रही है। जल्द ही 30 मजदूरों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। उन्होंने मजदूर दिवस पर मजदूरों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य में 20 लाख नए रोजगार सृजन करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान अगर बिहार सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की गई तो वो है प्रवासी मजदूरों की। प्रवासी मजदूर बाहर जो फंसे हुए हैं वो अपने घर कैसे वापस लौट पाए और जब वो अपने घर लौट आए तो फिर बाहर जाने की नौबत ना आए, इस पर भी सरकार चिंता कर रही है। 1 मई को मजदूर दिवस है, तारीख करीब है और हमारे साथ हैं श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता। समझते हैं कि जब सरकार ने, केंद्र ने यह इजाजत दे दी है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार वापस ला सकती है पूरे सिस्टम के साथ, पूरी एहतियात बरतते हुए, तो ऐसे में मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी और कैसे शुरू होगी? देखिए, भारत सरकार का जो इजाज़त मिला है और जो गाइडलाइन है, ये सभी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल से ही होमवर्क करना शुरू कर दिए और कई IAS के नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। और इसके लिए है और राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का पूरा चिंता है कि जो हमारे झारखंड के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है, रहने में दिक्कत, खाने में दिक्कत और लाने में दिक्कत, तो उनको कैसे लाया जाए, सभी ध्यान में रखते हुए पूरा विभाग भी चिंतित है और सभी पदाधिकारी काम कर रहा है। और 8 लाख मजदूर को लाना और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तो भारत सरकार से मांग किए हैं कि लोकल ट्रेन 2-3 दिन चलाया जाए, ताकि जो दूर राज्य है, तेलंगाना, केरला, ये सब जगह से, ताकि रेलवे स्टेशन से उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे और जिलावाज, पंचायतवाज पहुंचाने का काम करेंगे। और कुछ लोगों तो वहाँ भी जांच करवाएंगे, कुछ आने के बाद भी यहाँ हम लोग पंचायत सचिवालय में जांच करवाएंगे और 14 दिन हम लोग रखेंगे उसको पंचायत सचिवालय में। उसके राज्य सरकार खाने का, रहने का, नहाने का सारा व्यवस्था कर रही है और जिला के भी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 लाख मजदूर को वहां से लाने और उनके घर तक पहुंचाने में और ये बीच में जांच की प्रक्रिया 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये देखिए, हम लोग आज की मीटिंग में तय हो जाएगा कि हमारे पास संसाधन कितना है और हम कैसे ला सकते हैं। तो बिना भारत सरकार के सहयोग के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो देश में सभी भारत सरकार गैंग है। तो भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए, राज्य सरकार को आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए, ताकि अच्छे से मजदूर अपने घर पहुंच सके और जो उनको धड़कन बढ़ा हुआ है कि लॉकडाउन में क्या होगा, उससे उसको लगे कि हम अपना भारत सरकार से सहयोग मिला, राज्य सरकार से मिला, हम अपने घर में पहुँचे हैं, सुरक्षित पहुँचे हैं और इनका अनुपालन भी करना है। इसलिए पूरे तरह से सरकार योजना बना रही है कि किस राज्य में और कैसे लाया जाए, सभी विषय पर आज हम बैठक है।
तकरीबन 1.5 लाख मजदूरों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। बाकी मजदूरों के खाते में पैसा कब तक पहुंचेगा? कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। जो झारखंड सहायता योजना जो शुभारंभ किए उसमें 2,75,000 प्रवासी मजदूर ऐप को चालू किए। उसमें से 1,75,000 प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसा चला गया। शेष किन्हीं पर मोबाइल नहीं होगा, कोई थोड़ा भरने में गड़बड़ी किए होंगे, एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो जो लोग आ जाएंगे वो तो आएंगे ही, जो नहीं आएंगे, जो वहीं रहना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग ऐप के माध्यम से उनको पैसा खाते में देंगे। हमारा मजदूर दिवस है। मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो अपने घर को वापस लौट जाएंगे तो उनके लिए वहाँ स्थानीय जगह पर ही, उनके अपने गांव में ही, उनके अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिले। इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की जाए? देखिए, जो मजदूर वापस आएंगे, हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, अब माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड जो है सो खनिज संपदा राज्य है, देश का रीढ़ माना जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ का गरीब दूसरे प्रदेश में जाकर काम करता है 8,000-9,000 महीना। ये दुर्भाग्य है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको लाना भी है, बसाना भी है, रोजगार भी देना है। सरकार का पहला कर्तव्य है और पूरा मेरा प्रयास रहेगा। विभाग का बना रहे हैं मास्टर प्लान कि कोई भी मजदूर झारखंड से दूसरे प्रदेश में काम कर नहीं जाए, क्योंकि टाटा हो, डिस्को हो, टिस्को हो, रिलायंस हो, जिंदल हो, आधुनिक है, सब कंपनी झारखंड में है। और एशिया महादेश के सबसे बड़ा कोलवरी आपको मगध है, अम्रपाली है, पिपरवार है, तेतरिया है, गोड्डा में है, रामगढ़ में है। मतलब विभिन्न जिला में कोलवरी प्राप्त मात्रा में है कि हम चाहें तो 20 लाख के रोजगार दे सकते हैं और अभी तो 8 लाख बाहर में है। तो इसके लिए हम सारा मास्टर प्लान बना रहे हैं। सभी मजदूर आने के बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सभी को रोजगार देना है, हर हाथ को काम देना है, सरकार का पहला प्राथमिकता है। तो सरकार ने अपनी प्राथमिकता मजदूर दिवस पर यह तय कर दी है कि जो मजदूर बाहर से आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। उनके लिए उनके घर में ही, उनके गांव में ही, उनके क्षेत्र में ही रोजगार का सृजन किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ है यहाँ सिवाय इस बात के कि मजदूर अपने घर में फिलहाल नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ सुरेंद्र सोरेन, कशिश न्यूज, रांची। राज्य में कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों में सिर्फ 4 मामले ही सामने आ चुके हैं। अब राज्य में मरीजों की संख्या 107 हो चुकी है, जिसमें 19 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें, अब तक झारखंड के 10 जिलों में कोरोना वायरस फैला है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78 है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बोकारो की बात करें तो 10 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है और 4 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हजारीबाग की बात करें, 3 पॉजिटिव मरीज में 2 स्वस्थ हो चुके हैं। धनबाद में दोनों पॉजिटिव स्वस्थ हो चुके हैं। गिरिडीह की बात करें तो 2 पॉजिटिव मरीज, सिमडेगा के 2 पॉजिटिव में 1 स्वस्थ हो चुके हैं। देवघर में 2 पॉजिटिव मरीज हैं, गरबा में 3 पॉजिटिव मरीज हैं, पलामू में 3 पॉजिटिव मरीज हैं, जामताड़ा में 2 पॉजिटिव मरीज हैं। बता दें कि राज्य भर से कुल 11,381 कोविड-19 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 10,654 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कुल 10,547 नेगेटिव पाए गए हैं। झारखंड में 4 जगहों पर कोविड-19 टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें राजधानी रांची के रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर, पीएमसीएच धनबाद, यक्षमा आरोग्यशाला इटकी में कोविड-19 की जांच की गई है। राज्य भर में कुल 80,408 होम क्वारंटाइन और 11,386 क्वारंटाइन सेंटर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत 2 दिनों में मात्र 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, लिहाजा हम सभी के लिए ये राहत की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक और जांच की संख्या में इजाफा किया है।
वहीं दूसरी ओर सखी मंडल की बहनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार गांव-गांव पहुंच लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। इस अभियान के तहत हम लॉकडाउन खुलने से पहले झारखंड के सभी गाँव तक पहुंचेंगे। हर एक झारखंडी को वापस लाकर उन्हें पूरी क्वारंटाइन कर ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होगी। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हैं, लेकिन झारखंड वासियों ने जिस तरह सरकार के प्रति अपना समर्थन दिखाया है वो सराहनीय है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही भरोसा दिलाता हूं कि आपके समर्थन से झारखंड जल्द कोरोना मुक्त राज्य बनेगा। गिरिडीह में विश्व परिषद तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर दर्शन के लिए पहुंचे 250 तीर्थयात्री लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। मधुबन में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था तले तीर्थ 20 पंथी संस्था कर रही है। मधुबन में जो यात्री फंसे हुए हैं वो घर की चिंता से व्याकुल हैं। बताया जा रहा है कि किसी के भाई तो किसी की मां का निधन हो गया है, लेकिन वे घर नहीं जा सकते हैं। महाराष्ट्र के बेलगाम से आए अन्ना साहब ने दुग्गे ने बताया कि वे मधुबन दर्शन को आए थे। लातेहार के चंदवा क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ 133वीं बटालियन मुख्यालय में ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के साथ आहार के रूप में चावल और दाल का वितरण किया गया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश का पूरा ख्याल रखा गया। इधर आयोजित कार्यक्रम को लेकर लाभान्वित ग्रामीण रानी कुमारी ने कार्य की सराहना करते हुए जमकर प्रशंसा की। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन ने गुरुवार को धनबाद के गांधी सेवा सदन में आईएमए को 50 पीपीई किट दिया। केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन को सबसे पहले तमाम आईएमए परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभी का जो समय है, आपको पता है कि दुनिया थोड़ा सा बदल गई है और जो कहर है कोरोना का, तो ऐसे कहर को झेलने के लिए आज चिकित्सक समाज या स्वास्थ्यकर्मी एज अ होल अगर बात करें तो उनको एक सुरक्षा का किट पहनना पड़ता है उनकी सुरक्षा हेतु। तो ऐसे परिस्थिति में आज हम ये देख रहे हैं कि सुरक्षा किट की कमी कहीं ना कहीं गिरिडीह में लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ पुलिस अलग अलग तरीके से पेश आ रही है। कहीं अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है तो कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है। जैसा कि आज हम लोगों ने अब इसी कराया, लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर योगाभ्यास का मैंने ये कराया। हम लोग करा करके बस उतने भी छोड़ दिए कि कल से अगर जो भी लोग आएंगे वो तो गाड़ी फिर थाने ही जाएगी। ऐसे फिर हम लोग उनको छोड़ने। गोड्डा में नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर वाईएएस रमेश ने कामकाज संभाला। एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल ने उन्हें अपना कार्यभार सौंपा। इससे पहले वाईएएस रमेश दुमका के एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 बार उन्हें गोड्डा का प्रभारी एसपी भी बनाया गया है। वाईएएस रमेश की पहचान एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर होती है। देवघर के नए एसपी पीयूष पांडे ने भी पदभार का ग्रहण किया। इस मौके पर एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है। के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां लॉकडाउन के बीच अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। उलीडीह में सोनू नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि कुत्ते को बाहर घुमाने के विवाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। एक के बाद एक घटना से पुलिस की कार्यशैली पर यहां सवाल उठ रहा है। बता दें कि बुधवार को भी गैंगवार में 5 लोगों को गोली लगी थी, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जमशेदपुर में लॉकडाउन के बावजूद अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, बेखौफ होते जा रहे हैं। एक जगह जहां
एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी ओर गैंगवार होता है जिसमें 5 लोगों को गोली लग जाती है, जहां 2 का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जमशेदपुर में अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें अखिलेश गिरोह के 4 से 5 सदस्य घायल हो गए। घायलों को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुधीर दुबे गिरोह ने समझौता के लिए अखिलेश सिंह गिरोह के लोगों को पटेल नगर में बुलाया था और बातचीत के दौरान ही सुधीर गिरोह के एक सदस्य ने गोली चला दी। टीएमएच में 7 जख्मी आए हैं। अच्छा जिनका इलाज चल रहा है। अच्छा गोली लग करके से जख्मी होकर के आए हैं। अच्छा, कहाँ पर हुआ है घटना? ये सीताराम नगर में स्लैग रोड में। अच्छा, गैंगवार है क्या? अभी ये तो जांच का विषय है। अच्छा, पर बयान होगा उसके बाद स्पष्ट होगा क्या हालात है इन लोग का? ठीक है, अभी तो अधिक जानकारी के लिए इसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज लाइव पे जुड़े हुए हैं। तो मनोज, 2 कुख्यात अपराधी हैं, एक तरफ सुधीर दुबे और एक तरफ अखिलेश, और दोनों के गिरोह के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें अखिलेश के 5 से 7 कह सकते हैं कि जो गिरोह के लोग हैं उन्हें गोली लग गई और उन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में। फिलहाल उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि अखिलेश सिंह गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच गैंगवार हुआ है। ये देर रात की घटना है। हालांकि इस घटने में सुधीर दुबे गिरोह के जो सदस्य है और खुद सुधीर दुबे, ये अखिलेश सिंह गैंग के लोगों को ये सूचना दी कि हम अब आपके साथ संधि करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं और आप आइए और बैठकर हम लोग बात कर लें। हालांकि अखिलेश सिंह अभी जेल में बंद है, लेकिन उनके जो सहपाठी है जो बाहर कुछ दिन पहले जेल से बाहर निकल के आए थे, कन्हैया सिंह, उनको ये सूचना मिली और उसके बाद वो अपने 7 साथियों के साथ स्कॉर्पियो से पहुंचे सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्लैग रोड में, जहां पे पटेल नगर में ये वार्ता होना था दोनों गैंग के बीच। लेकिन जैसे ही अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य वहां पहुंचते हैं कि सुधीर दुबे और उसके जो कल्लू राय है, उसका जो एक सहयोगी है, वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब तक अखिलेश गिरोह के लड़का कुछ समझ पाता तब तक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग 1-2 फायरिंग नहीं हुई, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फायरिंग किया गया। हालांकि घटनास्थल से 1 दर्जन से ज्यादा खोखा बरामद हुआ है। 7 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है और सभी का इलाज टीएमएच में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस इस पूरे मामले को अभी तक तफ्तीश भी नहीं कर पाई। 12 घंटा भी नहीं बीता कि मानगो में दिन दहाड़े अपराधियों ने, सोनू मिश्रा नामक अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। तो यूं कहें कि नए एसएसपी जमशेदपुर पहुंच चुके हैं और नए एसएसपी के पहुंचते ही और अपराधियों ने ये सलामी देना शुरू कर दिया। हालांकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जहां एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लोगों को कह रही है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, और इस बीच अगर अपराधी पिस्टल लेकर निकलता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है तो पुलिस पे सवाल उठना लाजमी है। और यही कारण है कि लगातार पुलिस पे सवाल उठ रहा है। जमशेदपुर की जनता जो है वो दहशत में है, ये समझ नहीं पा रही है कि अब हम इस लॉकडाउन में भी सुरक्षित हैं या नहीं हैं। जी बिल्कुल मनोज, लॉकडाउन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और ऐसे में कुख्यात अपराधियों का सड़क पे इस तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम देना, दूसरी ओर की बात करें तो एक अपराधी को, एक युवक की हत्या कर देना, ये एक बड़ा सवाल है पुलिस महकमे पर। और जानना चाहेंगे कि फिलहाल पुलिस इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या वो अपराधियों की धरपकड़ को लेकर उनकी धरपकड़ जारी कर दी गई है या फिर क्या कुछ नई तरह की कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? देखिए, सबसे पहले सुधीर दुबे और कल्लू राय, ये दोनों के गिरफ्तारी के लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। रात से ही छापेमारी कर रही है, उसके घर पे, उसके रिश्तेदार के यहाँ और शहर से सटे हुए सरायकेला जिला के आदित्यपुर और तमाम वैसे जगह पे जहाँ पे सुधीर दुबे छिप सकता है, कल्लू राय छिप सकता है, उसके जो साथी है वो छिप सकता है, उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन अभी दिन दहाड़े जो गोली चली है, जो सोनू मिश्रा नामक अपराधी ने जो हत्या की है जिस युवक की, वो हत्यारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑलरेडी थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन ये सोनू मिश्रा भी उसी दुबे गिरोह का सदस्य है। कुछ दिन पहले ये जेल से बाहर निकला था और जेल से बाहर निकले के बाद लगातार, हालांकि पुलिस ये कहती है कि जो अपराधी हैं और जो गैंगवार के अपराधी है
उनको लगातार पुलिस जो है कि अपने पास बुलाती है, थाना में हाजिरी देना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इन लोगों को बुलाया नहीं जा रहा था और अंततः अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरफ गैंगवार हुआ तो दूसरी तरफ हत्या जैसे घटने को अंजाम अपराधियों ने दे दिया है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से लगातार ये हत्या और वारदात की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बेहद शर्मनाक बात है। फिलहाल पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज। बात करते हैं हजारीबाग की, जहां कारमल चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने एक ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला बड़ा बाजार थाना के कारमल चौक की है। बता दें कि पुलिस ने ट्रक से ड्राइवर का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कमलेश कुमार यादव पिता शिवचरण यादव के रूप में की गई है, जो बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ट्रक सुबह में ऐसा सूचना मिला था कि एक ट्रक यहाँ अपोजिट साइड में कॉलेज रोड पे लगा हुआ है, तो उसके बाद हम लोग जो है अपना रूटीन चेकअप के लिए जैसा सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग आए और ये पाया कि इसमें जो है एक ड्राइवर सीट पे एक बॉडी है और वहाँ कुछ खून भी था। तो इसके बाद हम लोगों ने जो है बॉडी को जो विधिवत तरीके से अपना इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाकर जो है सदर अस्पताल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई हम पोस्टमार्टम। तो बता दें, हजारीबाग के कारमल चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर की चाकू मार के हत्या कर दी। बड़ा बाजार थाना अंतर्गत कारमल चौक के पास की यह घटना है। पुलिस ने ट्रक से ड्राइवर का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कमलेश कुमार यादव पिता शिवचरण यादव के रूप में की गई है। अधिक जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे सहयोगी विस्मय फोनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो विस्मय, लॉकडाउन का माहौल है, हर जगह हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और ऐसे में हत्या की वारदात को अंजाम देना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस महकमे पर। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, अभी तक किसने ये कार्य किया है ये तो पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और सड़कों पर वैसी आवाजाही लोगों की नहीं है, इसलिए ये दिन दहाड़े हत्या हुई है और किसी को पता भी नहीं चल पाया। जबकि आम दिनों में वो काफी व्यस्तम जो इलाका होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वहाँ भीड़ भाड़ थी नहीं और मुश्किल से 300 से 400 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, मुफस्सिल थाना। उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पाया है और अब जो सीसीटीवी वगैरह जो दूर दराज में लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है, पता लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह भी नहीं पता चल पाया कि आखिर इस ड्राइवर की हत्या किसने की है। बिल्कुल, फिलहाल अपराधी का पता नहीं चल पाया है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया विस्मय। बात करते हैं गरवा की, जहां रमना थाना क्षेत्र के बहियार गांव में जमीनी विवाद में हुई खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 एकड़ की भूमि विवाद में 2 पक्षों के लोग रात्रि में आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ धारदार टांगी से वार कर दिया। रांची में रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर निवासी निधि कुमारी ने अपने पति के श्राद्ध क्रम के दिन ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार निधि कुमारी की शादी अप्रैल 2019 में गोविंद नगर निवासी रविंद्र सिंह के पुत्र राहुल कुमार उर्फ रवि के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान किया करते थे। 12 अप्रैल 2020 को सड़क दुर्घटना से महिला के पति की मौत हो गई थी। तो बता दें कि महिला के ससुराल वाले महिला को उसके पति के श्राद्ध में शामिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बता दें कि सड़क हादसे में महिला के पति की मौत हो गई थी। ये जो आ रहा है उसका मामा है, ये उसका मामा है। मेरे भतीजी को जो व्यक्ति भगा दिए हैं, ये सरकारी नौकरी में है और ये मामा है उसका, और उसका सास है, ये घर से बाहर भगाई है और ये पूरा पब्लिक है। मेरा भतीजी है, देखिए ये रो रही है। भगाई है, सास है, ये मेरे भतीजी का सास है, ये भगाई है। ठीक।
सरायकेला खरसावां आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के बनता नगर के पास खरकई नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृत युवकों में एक का नाम सोनू बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम सागर है। उधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला गया। बता दें कि सरायकेला खरसावां में आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के बनता नगर के पास खरकई नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृत युवकों में एक का नाम सोनू बताया जा रहा है, वहीं दूसरे का नाम सागर है। उधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला गया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।